किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है, तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। पिछले 9 वर्ष भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे। अब आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का है। साथियों, बीजेपी के सुशासन का एक ही मंत्र है। ये मंत्र देश की कमाई का विस्तार कर उस समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाने का है। भाजपा एक तरफ देश के संसाधन बढ़ाने की नीति पर चलती है, देश की तरफ हर लाभार्थी तक पहुंचने का ईमानदार प्रयास करती है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में देश में लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। जो पहले वंचित था, उसे अब वरीयता मिल रही है। यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसकी कामना पूज्य बापू से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी तक हर महापुरुष ने की थी। हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है। सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है, वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें ये भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है, उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता, हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। साथियों, मैं आज देश के प्रबुद्ध मतदाता का भी फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसले इसलिए ले रहा है क्योंकि दशकों बाद देश के लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती, यही हमारे लिए आवश्यक है। हमें इसीलिए आगे बढ़ना है। इसी संदेश के साथ हमें बूथ बूथ पर अपने संवाद को आगे बढ़ाना है।
इतनी बड़ी तादाद में, इतने शानदार कार्यक्रम में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जो बातचीत करने का, सवाल जवाब करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये मेरी विदेश यात्रा की थकान भी आपको मिलकर के उतर गई। ये आपका प्यार, ये आपकी ऊर्जा, ये और नए काम करने की ताकत देती है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। People. This is a decent society in Pune, but most of the people, they're making about 1 lakh on an average. Working in IT is close to Magarpatta, close to Eon IT Park. This is a middle class trap. You know why this is a middle class trap? Think about this. You are making 1 lakh a month living in Pune. How much is your rent? How much your expense? Unless you have your own house, most of the people don't have their own house here. What is the expense? Minimum 30 to 40,000 goes in rent. Minimum 30,000, 40,000 goes in lifestyle. चलो मान लेते हैं वो 2 लाख बना रहे हैं. But how much money you save at the end of the day? 1 lakh. That means 12 lakhs a year. That is, you take 10 years before you make 1.2 crore. And there is no guarantee. Some emergency comes, health challenges, travel, hospital bills, you hardly save few lakhs. What's your message to all the young Virat Kohlis watching this and young Jemima Rodriguez is watching this who'll take the country further? You know, I'm so glad you used the second name. I think when I watch the women's league, it's like watching a new emerging kind of activity. You know, Vikings would always invade with the women as well. Okay, all right. We need to be Vikings now. You notice I'm not disputing it. So, why are you doing this podcast? You know, I'm doing this podcast, one, because I like you. Huh? That's right, ladies and gentlemen. This is Dr. Jaishankar, the Minister of External Affairs on TRS. Possibly the most requested episode we've had in the longest time because we've done so much geopolitical content and this legend has come up so much on the show that we just had to bring him on TRS. Keep in mind, this is a very short episode. There was a time constraint because of schedules on that particular day. So I couldn't podcast exactly the way I wanted to with Dr. Jaishankar, but it's a beginning. You're going to see an incredible episode of TRS up ahead. Special thanks to MyGov India for making this happen. This is my mid-20s dream to talk to this man, considering how much he's done for the country, considering how he's rewritten the country's branding on a global stage. This was a great icebreaker with the legend. As I said earlier, I was a little nervous to speak to the cabinet ministers, but Dr. Jaishankar made me feel extremely comfortable. That's his actual real life vibe if you're a young, motivated Indian. And that's what this particular episode 1 with Dr. Jaishankar was about. It was about the young, the new, and the motivated India. I hope you enjoy this particular episode. I hope every single young Indian watches this episode because, to be honest, jokes apart, we're living through some intense times and
We need to turn to people like Dr. Jaishankar for guidance about the future. So, I'm going to let you slip into the episode. It is a slightly shorter episode. We will come back with a much longer one with Dr. Jaishankar. But for now, enjoy this legendary piece of TRS.